हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सेल जो चैप्टर है हमारा कोशिका जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त पढ़ चुके हैं हम। अब उसके अंदर एक ऑर्गेनल्स आता है रिक्तिका, नाम सुना होगा जब हमने प्लांट और जो एनिमल या हम बोले पादप और जंतु कोशिका के अंदर हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे थे, है ना। तो उस अंतर के अंदर हमने देखा था कि जो रिक्तिका होती है ऐसी संरचना होती है जो कि क्या होगा, पादपों के अंदर तो उपस्थित होती है, जंतुओं में या तो अनुपस्थित होती है या फिर क्या होता है, बिल्कुल छोटी छोटी होंगी, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस हम लोगों ने क्या किया था, देखा था, है ना। तो रिक्तिका और वैक्यूल्स होती क्या है, वो हम लोग भी देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो देखो खोजकर्ता जो है इसके माने जाते हैं डुजार्डिन जो है। नीट में आने वाला क्वेश्चन है कि खोज किसने की थी, तो डुजार्डिन ने की थी। कौन से ईयर में की थी, तो 1941 के अंदर उन्होंने क्या थी, खोज की थी, डुजार्डिन द्वारा 1941 के अंदर की। अब जंतु और पादप में डिफरेंस आ रहा है कि क्या डिफरेंस है। तो रिक्तिका जो होती है, रिक्तिका जैसे सपोज ये प्लांट सेल मान लो, प्लांट सेल के अंदर या पादप कोशिका मान लो, पादप कोशिका के अंदर सबसे बाह्य परत कौन सी होती है, कोशिका भित्ति। उस भित्ति के अंदर क्या उपस्थित होती है, कोशिका झिल्ली या हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव्य, है ना। तो अब क्या होता है, ये एकल झिल्ली, ये तो झिल्ली है और ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है। पादप के अंदर बड़ा बड़ा सा होता है, तो इसके अलग अलग काम होते हैं। तो एक झिल्ली होती है और उसके अंदर क्या होता है, तरल भरा रहता है, दैट इज रिक्तिका। समझ में आ रहा है। तो प्लांट के अंदर चूंकि पादप के अंदर ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है कुछ नहीं, इस तरीके से एक झिल्ली है, ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर, और इसके अंदर क्या भरा रहता है, एक तरल भरा रहता है। तो ये संरचना हमारी रिक्तिका कहलाती है। अब देखो जंतु और पादप में अंतर दे रखा, जंतु के अंदर रिक्तिका छोटी या अनुपस्थित होती है, अभी मैंने बताया। पादप के अंदर बड़ी और काफी सारी अनुपस्थित होती है, काफी बड़ी भी होती है, एक काफी रिक्तिका बड़ी होती है, जिसकी वजह से ही जो पादप की कोशिका की विशेषता होती है, अगर पहचानना होता है तो कि केंद्रक जो होता है वो साइड में होता है। रीजन इज दैट ये वैक्यूल जो है वही उसका रीजन है कि जो रिक्तिका होती है वो क्या हो जाती है, उसके बीच में उपस्थिति होती है, इसकी वजह से केंद्रक जो है वो साइड में खिसक जाता है। जबकि जंतुओं में क्योंकि या तो बिल्कुल छोटी छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है, इसलिए जंतु कोशिका का केंद्रक साइड में नहीं होकर कहाँ होगा, बीच में होगा कोशिका के। ये बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो देखो अब है, मैंने कहा कि रिक्तिका जो है झिल्ली होती है और अंदर क्या भरा रहता है, इसके तरल भरा रहता है। तो इसकी जो झिल्ली होती है रिक्तिका की, उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा, टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो रस भरा रहता है या तरल भरा रहता है उसको कोशिका रस कहा जाता है। समझ में आ गया। तो ये इसकी उपस्थिति होती है। अब देखो कोशिका रस जो होता है, यानी हम बोले कि रिक्तिका के दो भाग होते हैं, पहला टोनोप्लास्ट और कोशिका रस। जो झिल्ली होती है रिक्तिका के बाहर, ये झिल्ली क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट, और उसमें जो तरल भरा रहता है दैट इज कोशिका रस। अब कोशिका रस जो होती है, तरल जो होता है, वो किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, क्या क्या चीजें उसमें उपस्थित होते हैं। तो शर्करा मतलब शुगर, ग्लूकोज उसके अंदर उपस्थित होता है, एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं, एमिनो अम्ल के जुड़ने से क्या बनते हैं, प्रोटीन। तो सूक्ष्मतम इकाई होती है प्रोटीन की एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक वर्णक से युक्त जो द्रव्य होते हैं वो भरे हुए रहते हैं। तो इन चीजों से मिलकर क्या होता है, रिक्तिका का जो कोशिका रस होता है वो बनता है। अब आता है नेक्स्ट रिक्तिका के प्रकार। जब रिक्तिका के प्रकार आपको समझ में आ जाएंगे कि तो रिक्तिका के कार्य आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। तो देखो कौन कौन से रिक्तिका के प्रकार होते हैं। पहला होता है रसधानी, दूसरा होता है संकुचनशील धानी, तीसरी होती है खाद्य धानी और चौथी होती है वायुधानी। इस तरीके की रिक्तिकाएं आपको कोशिकाओं में देखने को मिलेगी। सबसे पहले आती है रसधानी। रसधानी के अंदर क्या उपस्थित होता है, किस चीजों का संग्रहण रहता है, तो खनिज लवण पाए जाते हैं और अजैविक जो पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं। फिर संकुचनशील धानी जो होती है परासरण नियम का काम करती है। संकुचनशील धानी में क्या होता है बेटा, अगर परासरण नियम देखते हैं
तो जैसे कि मैं सपोज करूं, मैं बताती हूँ कि अमीबा है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? जल के अंदर, है ना। क्या होता है? जल के अंदर। लेकिन यहाँ इसके अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब जल जो होता है उसकी विशेषता होती है बेटा, ये अधिक सांद्रता से किधर जाता है? निम्न सांद्रता की। बाहर जल की मात्रा क्या होगी? ज्यादा ही होगी। समुद्र के अंदर मान लो है, समुद्र में तो नहीं होता, शुद्ध जल में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि समुद्र जल तो लवणीय होता है। तो शुद्ध जल के अंदर ये उपस्थित है, जैसे तालाब वगैरह, झीलों वगैरह के पानी के अंदर पाया जाता है। तो जल की अधिकता उस अमीबा की कोशिका के अंदर होगी, या फिर जल की अधिकता उस तालाब के अंदर ज्यादा होगी? कोशिका तो उसकी इतनी सी है, अमीबा तो हमको दिखता भी नहीं है नग्न आंखों से, है ना। तो जल की अधिकता ऑब्वियस सी बात है तालाब के अंदर ज्यादा होगी। तो जल की ये विशेषता होती है कि परासरण होता है, मतलब अधिक सांद्रता से, यानी जहां क्वांटिटी ज्यादा है वहां से किधर जाएगा? कम की ओर। मतलब जल की क्वांटिटी कहाँ कम है? कोशिका द्रव्य में, अमीबा की कोशिका द्रव्य में। तो क्या होता है, ये जल क्या होता है, अंदर प्रवेश करता जाता है। अब आप एग्जांपल लो कि ये गुब्बारा है, उसके अंदर आप पानी भरते जाओ, बाहर से भरते जाओ, एक लिमिट आएगी, उसके बाद वो गुब्बारा क्या होगा? फट जाएगा। तो सेम सिचुएशन अमीबा के साथ भी तो होगी कि पानी अगर कंटिन्यूसली इसके शरीर में जाता रहेगा, है ना, तो क्या होगा? ये कोशिका जो है वो फट जाएगी, अमीबा की ये झिल्ली जो है, ये कोशिका झिल्ली होती है उसकी, ये फट जाएगी, है ना। तो ऐसे तो अमीबा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो संकुचनशील धानी होती है, वो एक्स्ट्रा पानी को क्या करती है? अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। उसके बाद ये संकुचनशील धानी जो है ऐसे 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 होती हुई कहाँ मूव करती है? इस कोशिका, ये अमीबा की जो झिल्ली है ना, बाहर वाली परत, इसको हम क्या कह रहे हैं? कोशिका झिल्ली। तो इस कोशिका झिल्ली के तरफ स्थानांतरित होगी। यानी जितना भी समझना इसको अच्छे से कि ये अमीबा है, अमीबा के अंदर पानी क्या कर रहा है? अंदर जा रहा है, क्योंकि पानी हमेशा ट्रांसफर होता है अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी क्वांटिटी जहां ज्यादा होती है वहां से कम की ओर जो होता है जो है परासरण के अंदर, है ना। तो अब वैसी कंडीशन में ये कोशिका द्रव्य में जो अतिरिक्त पानी होता है वो किसमें स्थानांतरित होता है? इस संकुचनशील धानी के अंदर स्थानांतरित होता है। अब ये संकुचनशील धानी किधर मूव करेगी? इसकी जो बाह्य परत होती है कोशिका झिल्ली, और यहाँ आने के बाद ये जो धानी होती है ये फट जाती है। तो एक्स्ट्रा पानी सारा क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है ना। तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ये यहाँ मूव करेगी इस तरीके से, देखो ये यहाँ से आई इधर, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आने के बाद ये फट गई, और फटने के बाद सारा पानी है वो क्या करेगी? बाहर निकाल देगी। तो इससे क्या होता है? अमीबा की कोशिका के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी रहता है वो सब क्या होता जाता है? उसके शरीर से बाहर निकलता जाता है। किसकी मदद से? संकुचनशील धानी की मदद से। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं परासरण नियमन, है ना। क्या बोला जाता है? परासरण नियमन बोला जाता है। इसकी वजह से अमीबा की कोशिका फटती नहीं है, अमीबा की डेथ नहीं होती है। समझ आ गया? तो ये होता है परासरण नियमन। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो सेल का टाइप है वो खाद्य धानी। खाद्य धानी क्या करती है? भोजन को पचाने का क्या करती है? काम करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अमीबा से ही समझाऊं, अमीबा के अंदर जैसे सपोज ये अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, ये इसका केंद्रक है, ये अमीबा की सेल है। इस तरीके से यहाँ पर कोई फूड मॉलिक्यूल आया, यानी कुछ खाने का कंटेंट आया, तो अमीबा इसके पास खिसकेगा, है ना, इस तरीके से इसके पास आएगा, और यहाँ अपनी इस कोशिका झिल्ली को मोड़कर संरचना बना लेता है, जिसको बोला जाता है पादाप। क्या बोला जाता है? पादाप या कूटपाद बोला जाता है। कूटपाद ज्यादा सही रहेगा क्योंकि बार बार यही वर्ड यूज आता है। तो कूटपाद जो होता है वो बनाता है, बनाने के बाद मतलब इसको चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। ये जो फूड है, ये जो खाना है, इसको इस तरीके से झिल्ली ऐसे मोड़कर इसको अंदर ले लेता है। फिर ये झिल्ली आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, और अमीबा इस खाने को अपने अंदर ले लेता है। मतलब ये पूरा खाना अभी अमीबा के कोशिका के अंदर आ गया है। आ रही बात समझ में? तो ये यहाँ पर जो है क्या बन जाती है? खाद्य धानी बन
जाती है। अब लाइसोसोम जो होता है वो लाइसोसोम इससे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लाइसोसोम यहाँ ऐड होने के बाद इस खाद्य धानी की झिल्ली से ऐड होने के बाद ये लाइसोसोम होता है ना। तो लाइसोसोम जिसको हमने अभी पढ़ा था आत्मघाती थैली, तो ये लाइसोसोम जो होता है वो ऐड होता है, मतलब लाइसोसोम मूव करता रहता है कोशिका में, और ये खाद्य धानी के साथ आके इस तरह से ऐड होता है और ऐड होने के बाद फट जाता है। अपने सारे एंजाइम किसके अंदर डाल देता है, खाद्य धानी के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं। एंजाइम खाद्य धानी में डालने के बाद जो निष्क्रिय अवस्था में थे वो क्या हो गए, सक्रिय, और ये फूड जो होता है वो क्या हो जाता है, उसका पाचन हो जाता है। तो इस तरह से खाद्य धानी जो होती है वो भी किसका टाइप है, आपके जो रिक्तिकाएं पाई जाती है उसका टाइप है। कोशिकाओं के अंदर खाद्य पदार्थों का पाचन करने का यहाँ पर काम होता है। फिर वायु रसधानी जो होती है वो किसमें पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। जो जीवाणु जो है इसके अंतर्गत आते हैं, तो जीवाणु और इन कोशिकाओं में पाई जाती है जो निम्न स्तर के। तो उत्प्लावन का मतलब अब देखो नाम क्या है इसका, वायु रसधानी, यानी ऐसी रिक्तिका जिसके अंदर वायु भरी रहती है, और ये वायु भरी हुई क्या करती है, इस कोशिका को तैरने में मदद करती है। उत्प्लावन, उत्प्लावन का मतलब होता है तैरना, है ना। तो जो जलीय जीव होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, उनके अंदर जो एक कोशिकीय या निम्न स्तर के प्राणी होते हैं उनमें ये वायु रसधानी पाई जाती है। इसके अलावा उपापचय अवशिष्ट, उपापचय अवशिष्ट का मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाओं का मतलब जहां पर कैटाबोलिक और एनाबोलिक, जिसके अंतर्गत ये होता है कि बड़े अणु क्या होते हैं, बड़े अणु छोटे में टूटते हैं, और छोटे अणुओं के जुड़ने से क्या बनता है, बड़े अणु। ठीक है, तो ये कैटाबोलिक एनाबोलिक रिएक्शंस होती हैं जिनको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, उपापचय क्रियाएं कहा जाता है। तो उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप क्या बनता है, अवशिष्ट बनता है। जैसे कि सपोज करो हमारे अंदर क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, C6H12O6 टूटा, क्या बना, CO2 प्लस H2O एंड ऊर्जा, है ना। तो इसमें ये अवशिष्ट क्या बन रहा है, CO2 अपशिष्ट है ना। तो ये अवशिष्ट जो होता है उसको बाहर निकालने में मदद करती है कौन सी, उपापचयी जो क्रिया अवशिष्ट को रखने वाली वायु रसधानी। ठीक बेटा, तो ये हो गया। अब अगर हम लोगों को काम पूछा जाए कि जो रिक्तिकाएं होती हैं उनका काम बताइए, तो काम क्या होता है, देख रहे हो, परासरण नियमन करना, खाद्य पदार्थों का पाचन करना, तैरने में मदद करना, और उपापचय अवशिष्ट को संग्रहित करके रखना, अवशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में मदद करना। खनिज लवण जो होते हैं, खनिज लवण क्या होता है, NaCl, क्या होता है, Na+ जो है हमारा सोडियम और क्लोरीन से मिलता है, तो खनिज लवण ही है ना, है ना। तो NaCl ये खनिज लवण होते हैं। अजैविक पदार्थ जो होते हैं, कंटेंट होते हैं, जैविक में तो आपके अमीनो DNA RNA एमिनो अम्ल ये सब आते हैं। तो जो अजैविक कंटेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, संग्रहित करके रखा जाता है। तो ये सारे आपके काम कंप्लीट होते हैं किसके, रिक्तिका के। और यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है रिक्तिका।